हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विधि ज्ञान चैनल मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के 370 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन 4 पार्ट में लेकर आया। आपको पार्ट 2 के वीडियो में 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बड़े आसानी से समझने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है आप पूरे 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखें, सुने और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। सबसे पहला सवाल है 101 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्थायी न्यायाधिकरण का स्थान जिस स्थान ने लिया वह है, तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायालय। अगला सवाल 102 नंबर। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है लंदन। अगला सवाल 103 नंबर। सुरक्षा परिषद में अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि का सर्वथा तार्किक आधार है, तो इसका सही उत्तर होगा शांति संतुलन। अगला सवाल 104 नंबर। विधि का शासन सूचांक 2016 के अंतर्गत शीर्ष देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी डेनमार्क भी है, नॉर्वे भी है और फिनलैंड भी है। अगला सवाल 105 नंबर। सतत विकास लक्ष्य सूचांक 2016 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त, तो इसका सही उत्तर है 110। अगला सवाल 106 नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नाभिकीय शस्त्र प्रतिबंध संधि ट्रेटरी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बैन के ड्राफ्ट को कब पारित किया, तो इसका सही उत्तर होगा 7 जुलाई 2017। अगला सवाल 107 नंबर। संयुक्त राष्ट्र के अभ्यास में सदस्यों के प्रत्याहरण का प्रश्न कितनी बार उठा है, तो इसका सही उत्तर है 1। अगला सवाल 108 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सहयोग से चौथा वैश्विक बाल श्रम उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन 15 नवंबर 2017 में कहाँ किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा द ब्यूनस आयर्स। अगला सवाल 109 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से किसी विधिक प्रश्न पर सलाहकारी राय देने का अनुरोध कौन कर सकेगा, तो इसका सही उत्तर है स अ एवं ब दोनों, यानी अ में जो है महासभा और ब है सुरक्षा परिषद। अगला सवाल 110 नंबर। महासचिव कर्मचारियों की नियुक्ति किसके द्वारा स्थापित विनियमों के अधीन करेगा, तो इसका सही उत्तर है महासभा। अगला सवाल 111 नंबर। कोई ऐसा राज्य जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, किसकी सिफारिश पर प्रत्येक मामले में आधारित शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान का पक्षकार बन सकेगा, तो इसका सही उत्तर है अ सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। अगला सवाल 112 नंबर। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की इस चार्टर के अधीन और किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय करार के अधीन बाध्यताओं के बीच विरोध हो तो उनकी इस चार्टर के अधीन बाध्यताएं अभिभावी होगी, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 103। अगला सवाल 113 नंबर। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रावधान, तो ये है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य वर्तमान चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद के विनिश्चयों को स्वीकार करने और उनका पालन करने के लिए सहमत। तो ये जो अनुच्छेद है, तो ये दिया गया है, ये बातें दी गई है अनुच्छेद 25 में। अगला सवाल 114 नंबर। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो इसका सही उत्तर है द सुरक्षा परिषद के विशेष संकल्प द्वारा। अगला सवाल 115 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसे सौंप, तो इसका सही उत्तर है असुरक्षा परिषद। अगला सवाल 116 नंबर। संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग को मानवाधिकारों एवं मूल एवं स्वतंत्रताओं के संबंध में विनिर्दिष्ट कृत सौंपे गए हैं, तो इसका सही उत्तर है ब आर्थिक और सामाजिक परिषद। अगला सवाल 117 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित अंगों में किसको मानवाधिकारों की अभिवृद्धि के लिए आयोग गठित करने की शक्ति प्राप्त, तो इसका सही उत्तर है आर्थिक और सामाजिक परिषद। अगला सवाल 118 नंबर। महिलाओं की स्थिति के विषय में आयोग स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा। अगला सवाल 119 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करता है, तो इसका सही उत्तर है स महासभा एवं सुरक्षा परिषद एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में। अगला सवाल 120 नंबर। भारत में उच्चतम न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश अप्रैल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित हुआ है, तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। अगला सवाल 121 नंबर। शांति निर्माण आयोग यानी PBC का विचार किसका था, तो इसका सही उत्तर है कोफी अन्नान का। अगला सवाल 122 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर को। अगला सवाल 123 नंबर। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, तो इसका सही उत्तर है 21 जून। अगला सवाल 124 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1959 में बालक के अधिकारों की घोषणा अपनाई गई, तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र की महासभा। अगला सवाल 125 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो इसका सही उत्तर है 18 न्यायाधीश होते हैं।
अगला सवाल 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला सवाल 127 नंबर, तटस्थता के नियमों को संहिताबद्ध किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1856 और 1907। अगला सवाल 128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थीकृत राज्य? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया। अगला सवाल 129 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। अगला सवाल 130 नंबर, वर्तमान मनीला घोषणा संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र तट संरक्षण से। अगला सवाल 131 नंबर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है नजत अल हज। अगला सवाल 132 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945। अगला सवाल 133 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1945 में। अगला सवाल 134 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1945। अगला सवाल 135 नंबर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड हैलिफैक्स के द्वारा। अगला सवाल 136 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। अगला सवाल 137 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर है 51। अगला सवाल 138 नंबर, किस दिन भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? तो इसका सही उत्तर होगा 30 अक्टूबर 1945। अगला सवाल 139, सैन फ्रांसिस्को में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर है 51 राज्यों ने। अगला सवाल 140 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद घरेलू अधिकारिता से संबंधित? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 2 का 7। अगला सवाल 141 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभुत्व संपन्न समानता। अगला सवाल 142 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का सिद्धांत। अगला सवाल 143 नंबर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 का 7। अगला सवाल 144 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का नया सदस्य प्रवेश पाता है? तो इसका सही उत्तर है अस्थायी सदस्यों के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा। अगला सवाल 145 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो इसका सही उत्तर है 6। अगला सवाल 146 नंबर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल किस नगर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जेनेवा। अगला सवाल 147 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को सदस्यता के अधिकार के प्रयोग से निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर साधारण सभा द्वारा। अगला सवाल 148 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मानवाधिकार आयोग। अगला सवाल 149, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक सहायक निकाय है? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई, यानी सुरक्षा परिषद का भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का भी नहीं है और महासभा का भी नहीं। अगला सवाल 150 नंबर, किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरांत महासभा द्वारा। अगला सवाल 151 नंबर, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद? तो इसका सही उत्तर है आर्थिक और सामाजिक परिषद की सहायक अंग है। अगला सवाल 152 नंबर, राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सब राज्य अपने पारंपरिक संबंधों में बंधनकारी मानते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ओपेनहाइम के द्वारा। अगला सवाल 153 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विधि से हमारा तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होते हैं। यह कथन किस वाद में निर्धारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा एस लोटस के वाद में। अगला सवाल 154 नंबर, प्राकृतिक विधि को कौन सी विधि माना जाता? तो इसका सही उत्तर है दैवीय विधि। अगला सवाल 155 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्वरूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है अ और ब दोनों, यानी अ में जो है संधिया, ब में है प्रथा। अगला सवाल 156 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विधि की बंधनकारी शक्ति का आधार एक उच्च मौलिक सिद्धांत जिसे पैक्टा सन्ट सर्वेंडा कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा एजिलाटी के द्वारा। अगला सवाल 157 नंबर, राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सब राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। किस विधि शास्त्री द्वारा यह परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जे एल ब्राइटली के द्वारा। अगला सवाल है 158 नंबर,
अंतर्राष्ट्रीय विधि अथवा राज्यों की विधि ऐसे नियमों के समूह का नाम है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उनके आचरणों को नियंत्रित करते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो इसका सही उत्तर है बर्क केल्सन के द्वारा। अगला सवाल 159, किसके द्वारा लिखा गया कि अभ्यास में अनेक ऐसे नियम हैं जिनका राज्य नियमित रूप से सम्मान करते हैं तथा राज्यों के मध्य ऐसे नियम हैं जो उन पर बाध्यकारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि विद्यमान है क्योंकि राज्य सरकारें ऐसी मानती हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रो हार्ट के अनुसार। अगला सवाल 160 नंबर, किस विधि शास्त्री के मत में अंतर्राष्ट्रीय विधि की विधिक प्रकृति को इनकार न केवल अभ्यास से असुविधाजनक है वरन उत्तम विधि शास्त्री विचारों के भी विरुद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोप्राइटर ब्राइटली। अगला सवाल 161 नंबर, विधि को भविष्य के दावों को नजरअंदाज किए बिना बुद्धिमत्ता से एक कड़ी में जोड़ना चाहिए। यह मत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रोप्राइटर बेडेनहाइमर के द्वारा। अगला सवाल 162 नंबर, किसने लिखा है कि विधि अस्थायी होनी चाहिए परंतु यह स्थिर नहीं हो सकती? तो इसका सही उत्तर है रोस्को पाउंड के द्वारा। अगला सवाल 163 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस अनुच्छेद में सब राष्ट्रों द्वारा मान्य विधि के समान सिद्धांतों को तीसरे क्रम में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 38। अगला सवाल 164 नंबर, किसके अनुसार विधि के समान सिद्धांत वह नियम है जिन्हें विधि की विकसित प्रणालियों के व्यवहार में इस कारण बार बार दोहराया जाता है क्योंकि या तो उनकी एक समान उत्पत्ति है या इस कारण की वह मानव समुदाय की मूल आवश्यकताओं का उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांसेट के द्वारा। अगला सवाल 165 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विधि की सिद्धांत राज विधि से लिया जा सकता है यदि इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किया जा चुका है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के किसी नियम में असंगत नहीं है। यह परिभाषा किस विधि शास्त्री के द्वारा दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा छागला के द्वारा। अगला सवाल 166 नंबर, किस वाद में यह मत प्रकट किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि न्याय साम्य सुविधा तथा संबंधित विषय के तर्क पर आधारित है जो लंबे समय के व्यवहार द्वारा मान लिया गया? तो इसका सही उत्तर है टेंग बनाम फेंग 1876 का। अगला सवाल 167 नंबर, किस समान सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मान्यता प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी सद्भाव को भी मान्यता प्राप्त की है, उत्तरदायित्व को भी मान्यता प्रदान की गई है और चिरभोग को भी मान्यता प्रदान की गई। अगला सवाल 168 नंबर, राज उत्तराधिकार के कौन कौन से प्रकार है? तो इसका सही उत्तर है स, अ और ब दोनों, यानी अ में है सार्वभौमिक उत्तराधिकार और ब है आंशिक उत्तराधिकार। अगला सवाल 169, उत्तराधिकार से तात्पर्य एक राज्य द्वारा अपने प्रवेश को खोने तथा अन्य देश द्वारा एक प्रदेश पर अधिकार करने से होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो इसका सही उत्तर है ग्रोसियस द्वारा। अगला सवाल 170 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का उत्तराधिकार उससे होता है जबकि एक अथवा अनेक उत्तराधिकार व्यक्ति किसी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की स्थिति कुछ परिवर्तन आ जाने के कारण स्थान ग्रहण कर। यह परिभाषा किस विधि शास्त्री द्वारा दी गई? तो इसका सही उत्तर है ओपेनहाइम के द्वारा। अगला सवाल 171 नंबर, वह राष्ट्र जिसका प्रदेश अन्य देश को चला जाता है वह राष्ट्र कहलाता है पूर्वाधिकार राष्ट्र। अगला सवाल 172 नंबर, वह राष्ट्र जिसे वह उत्तराधिकार से प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा वह उत्तराधिकारी राष्ट्र। अगला सवाल 173 नंबर, एक राज्य को दूसरे राज्य का उत्तराधिकार उसके कुछ निश्चित भूभाग पर अधिकार जमा लेने से प्राप्त हो जाता है। एक राज्य छोटे छोटे दो अथवा दो से अधिक राज्यों में विभाजित हो सकता है अथवा विलुप्त होने वाले राज्य के स्थान पर दूसरे नवोदित राज्य हो सकते हैं। यह परिभाषा किस विधि शास्त्री द्वारा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है प्रोप्राइटर महेश टंडन के द्वारा। अगला सवाल 174 नंबर, किस विधि शास्त्री द्वारा यह परिभाषित किया गया? मान्यता प्रदान करने वाले राज्य घोषित करते हैं कि उनके मत में नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विधि में निर्दिष्ट राष्ट्रत्व के तत्व प्राप्त कर लिए। तो इसका सही उत्तर है प्रोप्राइटर ओपेनहाइम के द्वारा। अगला सवाल 175 नंबर, प्रोप्राइटर स्मिथ के अनुसार ब्रिटेन में विधिक मान्यता प्रदान किए जाने से पहले किन आवश्यक तथ्यों का होना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी, यानी स्थायित्व भी होना जरूरी है, राज्य की सरकार को वहां की जनता का समान समर्थन होना, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने की इच्छा तथा सामर्थ्य। अगला सवाल 176 नंबर, किसके अनुसार तथ्यन मान्यता तथा विधिक मान्यता यदि कोई अंतर है तो वह राजनीति है न कि कानून? तो इसका सही उत्तर होगा बिशप के अनुसार। अगला सवाल 177 नंबर, अतः स्पष्ट है कि तथ्यन मान्यता तथा विधिक मान्यता यदि कोई अंतर है तो वह डैश है। तो इसका सही उत्तर है राजनीति अंतर है।
अगला सवाल 178 नंबर, राज्य क्षेत्र को प्राप्त करने के ढंग कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सब भी है, यानी अ है चिरभोग भी है, ब है पट्टा भी है और स गिरवी भी है। अगला सवाल 179, राज्य क्षेत्र को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी पहला अभियोग या कब्जा द्वारा भी, दूसरा है उपचय या वृद्धि द्वारा भी, तीसरा है अध्यपेपा के द्वारा। अगला सवाल 180 नंबर, किसके मतानुसार एक राज्य क्षेत्र वह भूमि है जो उसकी सीमाओं के अंतर्गत आती है जिसमें आंतरिक जल, जिले, बंदरगाह आदि शामिल है। इसमें सामुद्रिक क्षेत्र भी आता है जो कि समुद्रीय तट से 3 मील की दूरी तक फैला रहता है। इसके अधीनस्थ वायु क्षेत्र भी आता है जो राज्य सीमा के भू भाग एवं जल के ऊपर पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ब प्रोप्राइटर MP टंडन। अगला सवाल 181 नंबर, राज्य क्षेत्र को किस ढंग से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है स उपयुक्त दोनों, यानी अ में जो है जनमत संग्रह के द्वारा और ब में है उपबद्ध या अधिनहन के द्वारा। अगला सवाल 182 नंबर, राज्य के खोने के तरीके कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी अ है परित्याग, ब है प्राकृतिक कार और स है हस्तांतरण। अगला सवाल 183 नंबर, एक राज्य को खोने के निम्नलिखित तरीके ढंग। तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी पहला जो है अ जो है भोगाधिकार भी है, ब जो है पराजय है और स जो है क्रांति है। अगला सवाल 184 नंबर, मान्यता के विषय में निम्नलिखित मुख्य सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी होगा, यानी अ जो है निर्मूणात्मक सिद्धांत, ब है परमाणात्मक सिद्धांत और स जो है घोषणात्मक सिद्धांत। अगला सवाल 185 नंबर, एक व्यक्ति की राष्ट्रीय से तात्पर्य उसका किसी राज्य की प्रजा न होना और इसलिए उसका नागरिक होने का गुण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है सब प्रोप्राइटर ओपेनहाइम के द्वारा। अगला सवाल 186, राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ढंग कौन कौन से? तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी अ जो है जन्म द्वारा, ब है देशीकरण द्वारा और स है पुनर्ग्रहण द्वारा। अगला सवाल 187 नंबर, राष्ट्रीयता प्राप्त करने के तरीके निम्न है। तो इसका सही उत्तर है स उपयुक्त दोनों है, यानी अ जो है पराजय द्वारा और ब है हस्तांतरण द्वारा। अगला सवाल 188 नंबर, राष्ट्रीयता खोने के ढंग कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी, यानी अ जो है मुक्ति द्वारा, ब है अपहरण द्वारा और स है समाप्ति द्वारा। अगला सवाल 189, राष्ट्रीयता खोने के तरीके कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है स उपयुक्त दोनों, यानी परित्याग द्वारा और स्थानापन्न द्वारा। अगला सवाल 190, पेक्टा सब सर्वेंडा के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसको है? तो इसका सही उत्तर है इटली के विधि शास्त्री एंजिलाटी को। अगला सवाल 191 नंबर, विदेशी राजसभाओं की अस्थायी रूप से रहने हेतु राजदूतों को भेजने की रीति का प्रारंभ उपयोगिता से अधिक राजनीतिक कारणों से, यह परिभाषा किस विधि शास्त्री द्वारा दी गई? तो इसका सही उत्तर है लॉरेंस के द्वारा। अगला सवाल 192 नंबर, राजनीतिक प्रतिनिधियों की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी? तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी अ राजदूत तथा पोत के राजदूत, ब जो है कार्यदूत और स जो है निवास मंत्री। अगला सवाल 193 नंबर, वर्गमान बनाम डिसेइस 1986 का वाद संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है दीवानी क्षेत्राधिकार से उन्मुख। अगला सवाल 194 नंबर, किन्हीं दो राज्यों के बीच युद्ध छिड़ने की निष्पक्ष बने रहने की अवस्था को डैश कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है तटस्थ। अगला सवाल 195 नंबर, तटस्थता उन राज्यों की वह दशा है जिसमें युद्ध के समय में कोई भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत देशों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ब लॉरेंस के द्वारा। अगला सवाल 196 नंबर, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य शस्त्र प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है युद्ध कहा जाता है। अगला सवाल 197 नंबर, युद्ध के प्रभाव क्या क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी होते हैं, यानी अ जो है संधिया होता है और ब जो है संपत्ति होता है और स जो है समान प्रभाव होता है। अगला सवाल 198 नंबर, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य सेनाओं द्वारा किया जाने वाला संघर्ष युद्ध है जिसका उद्देश्य एक राज्य को पराजित कर शांति स्थापना के नाम पर मनमानी शर्तें। तो इसका सही उत्तर जो है ब ओपेनहाइम के अनुसार। 199, युद्ध के प्रभाव निम्नलिखित कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर है अ और ब दोनों, यानी अ में जो है संविदा जो है और ब में जो है व्यापारिक संबंध तथा आवागमन। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 200 डैश को ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन के प्रतिनिधि मास्को में एकत्रित हुए तथा उन्होंने एक घोषणा पर हस्ताक्षर जिसे मास्को घोषणा कहते हैं।
तो इसका सही उत्तर है 30 अक्टूबर 1943। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको पार्ट 2 वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। साथ में दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पार्ट 1 का भी वीडियो जरूर देखें सुनें। और अगले पार्ट के लिए विद्या ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।